जय हिंद साथियों। अपन ने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे मैट्रिसेस की। उसमें अपन देखे सबसे पहले कि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है। उसके बाद में अपन बात किए कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद में अपन कुछ स्पेशल टाइप्स की मैट्रिसेस देखे, जैसे कि आइडेम्पोटेंट क्या होता है, निलपोटेंट क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है, और फिर इनवोलेटरी क्या होता है। वो अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद में अपन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, मैट्रिसेस में आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की, जो है ट्रांसपोज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो आप सबसे पहले हेडिंग बनाओ, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? ठीक है, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके अपन रोज को कॉलम्स के साथ आपस में इंटरचेंज कर दे, तो जो न्यू मैट्रिक्स अपने पास बनेगी, वो जो पहले मैट्रिक्स ए थी उसका वो क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं, उस मैट्रिक्स का जो पहले थी। ठीक है, तो इसी को आप लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स इज obtained by interchanging rows into column of given matrix A। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। आई थिंक बात समझ में आई होगी। यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, यदि अपन उसको रोज को उसको कॉलम्स के साथ इंटरचेंज करते तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो उसी मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। और इस ट्रांसपोज को अपन डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई ए डैश या ए की पावर टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे स्मॉल टी भी लिख सकता है, और ए की बार भी लिख सकता है। इन सब का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। और सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ए रेज़ टू पावर टी। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं कि जो ये डेफिनेशन लिखा है इसका लिख के भी देखते हैं कि यदि अपने पास ये कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3। अब अपन एक मैट्रिक्स लिखेंगे जो जिसमें क्या होगा कि जो इसकी रो है उसमें उसकी कॉलम बने, मतलब इंटरचेंज करना है, रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम तो वहां पे सेकंड रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम तो वहां पे सेकंड रो बन गई, यहाँ पे थर्ड कॉलम तो वहां पे थर्ड रो बन गई। समझ गए? अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से अपन सबसे पहले एक नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ ए, यदि ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देन ऑर्डर ऑफ 80, इसका कितना हो जाएगा, n क्रॉस m। यदि पहले m क्रॉस n है तो फिर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। समझ गए? अब देखो, यदि इसका ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज ले ले, मतलब फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो ये फर्स्ट रो है इसकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। मतलब सेकंड पॉइंट, यदि अपन ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? फिर देखो थर्ड, अपने पास दो मैट्रिक्स हैं, यदि उनको ऐड करके उनका ट्रांसपोज ले
या पहले ट्रांसपोज लेकर फिर ऐड करें, दोनों बात सेम ही है, दोनों बराबर ही होते हैं। प्लस करें या माइनस करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? फोर्थ देखो, यदि ऐसे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में ए बी का ट्रांसपोज, तो ये अपने पास आता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। कैसे? यहां पे देख लो, यदि ए बी है अपने पास, यदि ए का अपन एन एम क्रॉस एन लेंगे तो बी क्या होना चाहिए, एन क्रॉस पी ले लिया, ठीक है। यदि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना है तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज की इक्वल होनी चाहिए, तभी एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? अब इसका अपन ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, एम क्रॉस पी, ठीक है। एम क्रॉस पी आ गया, तो अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऑर्डर आ जाएगा पी क्रॉस एम। क्लियर? अब आप सोचो कि सर ए बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज क्यों नहीं हो सकता, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन क्रॉस एम, और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस एन। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के बराबर होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा कर नहीं सकते। अब मैंने लिखा कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होना चाहिए, वो कैसे हो जाएगा? देखो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया, पी क्रॉस एन, और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया, एन क्रॉस एम। तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। ये यहाँ पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज और यहाँ पे आना चाहिए ए ट्रांसपोज, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बार बार काम आएगा तुम्हारे, समझे बात? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे अपने पास दो से ज्यादा मैट्रिसेस हैं, फिफ्थ, जैसे अपने पास A1 इंटू A2 इंटू A3 ऐसे चल रहा है, ठीक है, अप टू AN का ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? और रिवर्स लिखते हुए चलो, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए की पावर n का ट्रांसपोज इंटू ए की पावर n माइनस 1 का ट्रांसपोज, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा A1 का ट्रांसपोज। क्लियर? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सोचो कि A1 A2 A3 ये बराबर हो जाए सबके सब, मतलब सिक्स देखो, मतलब ए सब ए हो जाए, मतलब ये क्या हो गया, ए की पावर n का ट्रांसपोज, ये और इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर ट्रांसपोज इंटू ए की पावर ट्रांसपोज अप टू ए की पावर ट्रांसपोज n टाइम्स। तो ये क्या आ गया अपने पास यहाँ से, यदि आप पहले पावर n करो और फिर उसका ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज लो और फिर उसकी पावर n करो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में आ गई होगी? क्लियर? सेवंथ देख लो, यदि अपने पास कोई कांस्टेंट है के कोई कांस्टेंट है और अपने पास ये कोई मैट्रिक्स है ए, यदि अपन इसका ट्रांसपोज ले तो इसे कांस्टेंट अपन बाहर लिख सकते हैं, फिर अपन ट्रांसपोज ए का ले सकते हैं, उससे कोई बाहर दिक्कत नहीं आएगी, ये दोनों इक्विवेलेंट ही है। समझ गए होंगे? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ट्रांसपोज क्या होता है, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज का आसान भाषा में मतलब है कि यदि अपन किसी भी मैट्रिक्स के रोज को उसकी कॉलम्स के साथ आपस में इंटरचेंज कर दे, तो वो अपने पास जो न्यू मैट्रिक्स बनता है वो उस पुराने मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है, जिसके अपन एलिमेंट्स इंटरचेंज कर रहे हैं। समझ गए? तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। और यदि किसी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसका ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, n क्रॉस m, ठीक है। और ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी ए के इक्वल। यदि एडिशन करे या सब्ट्रैक्शन करे, फिर ट्रांसपोज लिया, पहले ट्रांसपोज लेके फिर एड या सब्ट्रैक्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज,
इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। एफ बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये मैंने बता दिया कि ये कैसे होता है। यदि अपन ए बी की जगह एक से ज्यादा दो से ज्यादा मैट्रिसेस हो, जैसे एन ले लिया अपने ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री अप टू ए एन, उन सब का ट्रांसपोज लेंगे तो रिवर्स से लिखते चलो, ए एन का ट्रांसपोज इंटू ए एन माइनस वन का ट्रांसपोज अप टू ए वन का ट्रांसपोज, क्योंकि मैट्रिसेस में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यदि ए वन ए टू ए थ्री सब ए हो गए तो ये बन गया ए की पावर एन का होल ट्रांसपोज, या एक ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज अप टू एन टाइम्स ये हो जाएगा, तो एन टाइम्स हो गया तो ए ट्रांसपोज की पावर एन बन गया, कोई डाउट नहीं। यदि अपन किसी मैट्रिक्स का यदि कोई कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाइड है और फिर उसका अपन ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो उस कांस्टेंट को अपन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ए के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो एक पॉइंट और देख लो, यदि अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, और उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले वो उस सी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। ये बात हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि यदि स्क्वायर होगा तभी उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, और तभी डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा तो तभी तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आपको पता हो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, तो रो को कॉलम्स के साथ चेंज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, ये नोट कर लो। फिर आगे अपन बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है। ए बी के ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सारे पॉइंट्स नोट कर लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, और फिर उसके बाद में अपन देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एडजॉइंट की, इनवर्स की। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाओ, इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यदि ए और ए ट्रांसपोज का दोनों का प्रोडक्ट यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो उसी को अपन उस ए मैट्रिक्स को अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो आप डेफिनेशंस लिख लो। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल is said to be orthogonal if A and A transpose and A transpose into A, यदि ये आइडेंटिटी के इक्वल आता है, इसको भी आइडेंटिटी के इक्वल करो और उसको भी, देन A इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन A इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। क्लियर?
मतलब ए डॉट ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी होना चाहिए एंड ए ट्रांसपोज डॉट ए आइडेंटिटी होना चाहिए। तो एक ही कंडीशन को चेक कर लेना, ठीक है, उससे काम हो जाता है। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट है, यदि अपने पास एक स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब देखो इसको लिखो, इफ ए इज स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन यदि स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मतलब ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, या ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, तो उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, कोई परेशानी नहीं है। तो ये अब किसकी इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। यदि याद आ रहा हो तो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और दोनों इक्वली होते हैं, ठीक है। तो अपने यहां से क्या बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी, दोनों तरफ ये भी डिवाइड होगा तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, क्लियर। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या हो सकता है अपने पास, +-1। तो यहां से क्या बना कि यदि ए स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू या तो +1 होगा या -1 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस देखते हैं, नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, इसको थोड़ा इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है। प्रॉब्लम देखो, देखो प्रॉब्लम है, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्पेलिंग गलत है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, then prove that AB is also orthogonal। AB क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी, अपन को प्रूफ करना है। एक बार खुद से ट्राई करो, ए और बी ऑर्थोगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और क्या है, सेम ऑर्डर है, ठीक है। और ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना मतलब ये अपन को बोल दिया कि ऑर्थोगोनल मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना है, आइडेंटिटी, और बी भी क्या है ऑर्थोगोनल, तो मतलब बी इंटू बी ट्रांसपोज भी क्या है, आइडेंटिटी, ये अपन को दे दिया है। अब इससे अपन को ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो यदि ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज, क्लियर, ये आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है।
तो ये आइडेंटिटी आना चाहिए, तो ट्रांसपोज को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। कोई परेशानी नहीं। अब देखो बी यदि ऑर्थोगोनल है तो बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए ए को आई से मल्टीप्लाई करे तो ए ही आएगा, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज अपन जानते हैं कि क्या है, आइडेंटिटी। तो ये प्रूफ हो गया ना, देयरफॉर ए बी इज ऑर्थोगोनल। बोलो कोई डाउट हो तो। नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ एम इज ए 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, वेयर बोला है इसने एम ट्रांसपोज इंटू एम, वो कितना है, आइडेंटिटी, एंड मोड ऑफ एम इक्वल टू कितना दिया है 1, डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू 1, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एम माइनस आई। इसका भी फाइंड आउट करना, खुद से ट्राई करो एक बार। ये दे दिया है कि एम ट्रांसपोज इंटू एम यदि आइडेंटिटी है और एम मोड ऑफ एम 1 है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एम 1 है, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि याद आ रहा हो, मैंने अभी एक पॉइंट बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट या तो +1 होगा या -1 होगा। 3x3 क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में इसने दे दिया कि मोड ऑफ एम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। मोड नहीं बोलना चाहिए उसको, डिटरमिनेंट बोलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोच सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद में मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। और वैसे लगे रहो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यदि साथ साथ चीजें करते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब देखो अपन को दिया है इसका वैल्यू निकालना, अपन को m माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। देखो इधर से देखो m ट्रांसपोज इनटू m कितना है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की जगह ये यूज कर सकते हैं, मतलब m माइनस m ट्रांसपोज इनटू m। कोई परेशानी नहीं, क्लियर। अपन यहां से इसके अंदर से m कॉमन भी ले सकते हैं, बोलो ले सकते कि नहीं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी, इधर आ जाएगा m का ट्रांसपोज, क्लियर। आई बात समझ। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू आई इंटू एम ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, बोलो इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है ही। तो यहां से देखो क्या बन रहा है, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है m माइनस आई का डिटरमिनेंट, राइट हैंड साइड बन गया डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो भी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन यहां से ये नहीं लिख सकते कि i का ट्रांसपोज माइनस m का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट,
बोल लो, समझ गए। तो अपन यहां से ये नहीं बोल सकते कि m माइनस आई का डिटर्मिनेंट, m का डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस m के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। बोलो को डाउट नहीं होनी चाहिए, समझे। तो ये आ गया अपने पास m माइनस आई इक्व टू, इसका वैल्यू तो अपन को पता है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यदि आपको याद आ रहा हो, याद आ रहा हो तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ये इसी के इक्वल आएगा आई माइनस एम के ट्रांसपोज, सॉरी डिटर्मिनेंट। को डाउट। अब देखो डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर है 3, तो मतलब अपन यहां से माइनस एन कॉमन नहीं ले सकते क्या अंदर से, मतलब अपन ने इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो अंदर बन जाएगा m माइनस आई का डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट -1 को बाहर कॉमन लाना, बाहर डिटर्मिनेंट के बाहर लाना, तो यदि आपको याद हो, यदि याद हो तो वो क्या आता है -1 की पावर n, समझ में याद आ रहा होगा, ठीक है। तो याद आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्व टू, क्योंकि ये मैट्रिक्स है 3x3 की, फिर उसका अपन डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो -1 अपन को सब जगह से कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो -1 की पावर 3 कॉमन आएगा, तो बाहर आते हुए हो गया -1 की पावर 3, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई का डिटर्मिनेंट, समझ गए। तो -1 का क्यूब -1 ही, तो यहां से देखिए ये आ गया m माइनस आई इक्व टू माइनस टाइम्स m माइनस आई, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई कितना आ गया 0, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 0। समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर ही देता हूं, ठीक है। ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, इन्होंने ये बोल दिया कि m ट्रांसपोज डॉट m का वैल्यू आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट ऑफ m दे दिया था 1, और अपन को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो देखिए इसको देखते हुए कैसे करेंगे कि आइडेंटिटी की जगह अपन ये वाला यूज कर सकते हैं, ये अपन ने यूज कर लिया, ठीक है। अब इसमें से अपन m कॉमन ले लिया, ठीक। तो m कॉमन आ गया, तो अपन जानते हैं कि दो डिटर्मिनेंट, यदि ऐसे लिखा हो a का ए बी का डिटर्मिनेंट, तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a का डिटर्मिनेंट इनटू b का डिटर्मिनेंट, कोई परेशानी नहीं, तो अपन ने लिख दिया। फिर अंदर बन गया i माइनस एम ट्रांसपोज, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो भी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लिया, कोई परेशानी नहीं, इसको पावर में लेके ट्रांसपोज की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अपन ने प्रॉपर्टी देखी कि यदि पहले ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फिर उसका ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज लेकर फिर ऐड करो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपन किया, और अपन जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और नॉर्मल डिटर्मिनेंट दोनों ही दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसकी जगह अपन ये रख दिया। अब देखो यहाँ पे m माइनस ये है, यहाँ पे i माइनस एम है, तो यहाँ से -1 को ले लिया अंदर से, तो -1 और डिटर्मिनेंट से -1 बाहर आएगा, तो वो क्या आएगा -1 की पावर n, जितना ऑर्डर है उसके साथ बाहर आता है, तो ये हो गया। अब ये माइनस है तो ये 0 हो गया, समझ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छे से। तो मैं हेडिंग लिख देता हूं, फिर आप समझो चीज को। सिमेट्रिक एंड स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्कीमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, ठीक है। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे तुम्हारे पास आइसोमर में
जब अपन को ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव वो यदि कंपाउंड्स अपन को बताने रहते हैं तब वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्री का। तो मैं उस हिसाब से लिंक करता हूँ, यदि कोई भी एलिमेंट्स डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक है तो उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा बोल भी सकते हैं, लेकिन उसका समझ लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ एलिमेंट्स ए आई जे के बराबर आ जाए ए जे आई के लिए फॉर एवरी आई एंड जे के लिए। समझ गए? देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए होंगे। ए आई जे बराबर ए जे आई आ जाए। और भी बोल सकते हैं कैसे, यदि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो भी वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन, और इफ ए ट्रांसपोज यदि ए के इक्वल है देन ए इज सिमेट्रिक। अब इसकी बात कर लेते हैं कैसे। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, ये मैट्रिक्स है कोई ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3। ठीक है, मतलब इसको ले लिया A11 A12 A13 A12 A13। तो यदि इसको सिमेट्रिक होना है तो ए आई जे के बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे A12 है तो यहाँ पे भी A12 ही आएगा। यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, यदि ये यहाँ पे सिमेट्रिक आना चाहिए मतलब A13, फिर ये यहाँ पे आना चाहिए A23, ये A33। अब ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। देखो इसके अलोंग आप प्लेन रखेंगे, इसके अबाउट देखो एलिमेंट्स क्या हैं, आपस में इमेज बन रही है। देखो तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, ए आई जी बराबर ए जे आई हो तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। और जैसे इसका ए ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज लेंगे तब यही मैट्रिक्स बनेगी। आप देख लीजिए कैसे, A11 इसको यहां पे रखेंगे तो A12, फिर ये A13 इधर आ जाएगा, फिर ये इधर ऊपर जाएगा तो A12 A13 A22 A33, सिमिलरली ये A23 आ जाएगा इधर, और ये भी A23। देखो सेम ही मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो ए आई जे और ए जे आई है, ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड conjugate to each other। क्लियर? और इस सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होगा, मतलब क्या होगा, ए आई जे बराबर माइनस टाइम ए जे आई आ जाएगा, मतलब माइनस साइन का फेर आएगा इसमें, इसके सिमेट्रिक में। तो ये आप पहले तो ये नोट कर लीजिए, फिर इसके सिमेट्रिक की भी डेफिनेशन अपन लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक, यहां पे लिख लो इसकी सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक
इफ ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई फॉर एवरी आई एंड जे देन ए इज कॉल्ड स्क्यू, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए? और दूसरी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, यदि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो भी वो भी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए इज स्क्यू। जैसे इसका आप पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखो, ए आई जे क्या आ रहा है, माइनस टाइम्स ए जे आई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इफ आई बराबर जे हो जाए, आई बराबर जे होने का मतलब डायगोनल्स के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, बोलो तो मतलब राइट से लेफ्ट आ गया तो 2 ए आई आई क्या आ गया, 0, मतलब ए आई आई क्या आ गया, 0। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जब भी इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेगा तो उसके सबके सब डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 तो होंगे ही होंगे, तो सबसे पहले तो 0 रख दिया। क्लियर? अब फिर बोला है कि ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 टाइम्स। यदि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, -3। यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, -2। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट सबके सब 0 होते हैं इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, और ये माइनस साइन के साथ चेंज होते हैं। ठीक है? तो यहां से आप लिख भी सकते हो, इन स्क्यू मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0, और इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस conjugate elements are additive in nature। ठीक है? इनवर्स एडिटिव नेचर होता है इनका। ठीक है? एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एडिटिव इनवर्स कैसे, इनको सम करने के बाद में 0 बन रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सम कितना हो रहा है, आपस में 0, ए आई जे प्लस ए जी आई बराबर 0। क्लियर? अब कुछ देखो, क्वेश्चंस देखते हैं। लिख लो पॉइंट्स को। सबसे पहले लिखो कि इस सिमेट्रिक मैट्रिसेस में ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है? इन ए स्क्यू सिमेट्रिक, इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अभी बोला कि एडिटिव इनवर्स की फॉर्म में होते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ठीक है? तो नेक्स्ट लिख लो, इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉन्जुगेट एलिमेंट्स are additive inverse। additive inverse of each other। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखो, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n है, ऑर्डर ओड है, ठीक है, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए वो 0 के इक्वल आता है। इस पॉइंट को लिख लो, प्रूफ अभी देखते हैं। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ odd order, then determinant of A equals to 0। यदि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर ओड है, ठीक है, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। तो इसका प्रूफ देखो, प्रूफ देख लो कैसे। यदि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। कोई परेशानी नहीं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, मतलब ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू -1 का डिटरमिनेंट। कोई परेशानी नहीं। तो अपन जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम ही होता है। अब डिटरमिनेंट से अपन -n बाहर लाना चाहते तो -1 की पावर क्या आएगा, n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। यदि ओड है तो ओड है तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -10 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 0। दिख गया होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी भी कोई मैट्रिक्स हो जो ना तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और ना ही इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट यही बना लो। फोर्थ है ए मैट्रिक्स may be neither symmetric nor इसकी सिमेट्री, दोनों भी ना हो। क्लियर। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट, यदि कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक भी है, तो मात्र एक ही ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल है जो दोनों एक साथ हो सकती है, वो है नल मैट्रिक्स, ठीक है, दिख रहा हो। तो यहां से अपन बोल सकते हैं इफ A is symmetric as well as skew symmetric, ठीक है, then A must be null matrix। क्लियर। तो यहां से देखो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, एक के, और ए ट्रांसपोज -1 के भी इक्वल होना चाहिए, बोलो। तो यहां से क्या आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो ए इसके इक्वेट कर दिया तो ए बराबर -a, तो मतलब क्या हो गया, 2a बराबर नल मैट्रिक्स। तो ए क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। यही पॉसिबल हो सकता है। क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट देखो, सिक्स्थ पॉइंट, इफ A is symmetric of order n, यदि ऑर्डर n का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, then maximum number of distinct
मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए वो कितने होंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखो, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और वो है सिमेट्रिक, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए, तो मतलब A11 A12 A13 अप टू A1n, यहाँ पे आएगा A22, यहाँ पे आएगा A23 अप टू A2n, ऐसे चलता जाएगा ANN। क्लियर? यदि इसको सिमेट्रिक होना है तो यहाँ पे A12 आया, वही एलिमेंट यहाँ पर आना चाहिए। क्लियर? तो ये प्लेस फिल हो चुका है, ये आया वही यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, और वही यहाँ पर आना चाहिए, ये आया जो, बोल लो। ऐसे सिमिलरली कोई परेशानी नहीं है। अब इनको काउंट कर लो कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे ऊपर n प्लस n माइनस 1, तो ये होंगे n माइनस n प्लस n माइनस 1। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अप टू 1 तक, ठीक है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, याद भी रख सकते हो, ठीक है। काफी पॉइंट्स, अभी 7th पॉइंट्स देखो, साथ साथ नोट करते रहेगा, सबके सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि पॉइंट्स पता रहेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज लगे रहोगे नहीं बन पाएगा, ठीक है। 7th है मेरे पास, इफ A is any square matrix then सबसे फर्स्ट है A प्लस A ट्रांसपोज, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, विल बी सिमेट्रिक। दूसरा है A माइनस A ट्रांसपोज, क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक। क्लियर? थर्ड है A इंटू A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू A, ये क्या होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा ये, सिमेट्रिक, ठीक है। प्रूफ देख लीजिए, पहला देखो A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो मतलब ये तो A ट्रांसपोज हो गया प्लस A हो गया, मतलब A ट्रांसपोज A के इक्वल आ गया, तो मतलब सिमेट्रिक हो गया। दूसरा है A माइनस A का ट्रांसपोज, तो आ जाएगा A का ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज माइनस A, तो इसको अपन लिखेंगे माइनस टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर दिख रहा है कि ट्रांसपोज माइनस टाइम्स आ रहा है। थर्ड देखो A इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही आ जाता है इंटू A ट्रांसपोज। बोल लो सेम ही आ गया, मतलब सिमेट्रिक हो गया, कोई परेशानी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। यदि अपने पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट यही है। एट्थ पॉइंट है एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो कैसे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जैसे अपने पास ये कोई मैट्रिक्स है ए, अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते a/2 प्लस a/2, कोई परेशानी नहीं, क्लियर। तो यहां से अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a इक्वल टू ए में इसमें जोड़ दिया a ट्रांसपोज बाई 2 और उतने अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई डाउट नहीं। अब a प्लस a ट्रांसपोज यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो क्या आता है, सिमेट्रिक। a माइनस a ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स है तो a माइनस a ट्रांसपोज क्या आता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वाला पोर्शन तो बन गया सिमेट्रिक, सेकंड वाला पोर्शन बन गया इसकी सिमेट्रिक, क्लियर। दो पॉइंट और फिर उनको देखते फिर क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला पोर्शन हो गया सिमेट्रिक और ये वाला हो गया इसकी सिमेट्रिक, नोट कर लीजिएगा प्लीज। देखो नाइन्थ पॉइंट देखो, यदि अपने पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, यदि उसकी पावर n भी अपन करते हैं तो वो भी क्या आती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, ठीक है। तो नाइन्थ पॉइंट यही है, इफ a इज सिमेट्रिक देन a की पावर n इज ऑल्सो सिमेट्रिक, क्लियर। जहां पे n क्या एक नेचुरल नंबर है, तो यहां से देखो प्रूफ कर लेते हैं, a ट्रांसपोज इक्वल टू a, दोनों तरफ पावर n ले लिया तो a ट्रांसपोज की पावर n इक्वल टू a की पावर n। अपन जानते हैं कि a ट्रांसपोज क्या होता है, a ही होता है, तो क्लियर दिख रहा है कि a की पावर n ही आ गया, ये भी क्लियर, कोई परेशानी नहीं। तो अपने आप ही दिख जाएगा कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। 10th देख लो, यदि a इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यदि n का वैल्यू इवन है, इसकी सिमेट्रिक एंड n इवन है तो वो सिमेट्रिक आएगा, और यदि n का वैल्यू ओड है और a इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन वो फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लो, इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक देन a की पावर n विल बी, अब ये कैसे आए इसकी बात कर लेंगे। ये आएगा सिमेट्रिक कब, जब n का वैल्यू क्या है, इवन, और यदि n का वैल्यू ओड है तो यह आ जाएगा स्क्यू। नोट कर लो, प्रूफ देख ही लेते हैं इसका भी। मतलब इसकी सिमेट्रिक बोल दिया मतलब क्या हो गया कि ए ट्रांसपोज क्या है,
माइनस ए के बराबर है। अब इसकी पावर n ले लिया तो ए ट्रांसपोज की पावर n और माइनस ए की पावर n। क्लियर? तो ये बन गया ए ट्रांसपोज की पावर n और ये बन गया माइनस 1 की पावर n इंटू ए की पावर n। क्लियर? तो यदि देखो, यदि n का वैल्यू इवन है तो ए ट्रांसपोज का पावर n करेंगे तो वो ए की पावर n के इक्वल आ जाएगा। और इसकी सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक मतलब माइनस ए की पावर n है। ठीक है, तो और माइनस 1 की पावर n इंटू ए की पावर n है। सॉरी, अपन बात करें ए की पावर n की ट्रांसपोज की, तो ए की पावर n क्या आ गया अपने पास? ए की पावर n क्या आ गया? माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज की पावर n। बोल लो। क्लियर? अब ये हो गया माइनस 1 की पावर n इंटू ए ट्रांसपोज की पावर n। तो यदि n इवन हो जाएगा तो ये सिमेट्रिक आ जाएगा, और यदि ओड हो जाएगा तो माइनस n आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसकी सिमेट्रिक, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये इसी को ओपन कर लो तो ये आ जाएगा, जब माइनस ओड होगा तो माइनस टाइम से ए की पावर n आ जाएगा। ठीक है, और जब इवन होगा तो आप क्वेश्चन देखेंगे। गर्मी बहुत ही ज्यादा है। प्रूफ है, प्रूफ दैट B transpose into AB is symmetric or symmetric according as A is symmetric और इसकी सिमेट्रिक। क्वेश्चन का मतलब यह है कि ये अपन को प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक, जब यदि ए सिमेट्रिक है, और ए बी ट्रांसपोज ए बी इसकी सिमेट्रिक प्रूव करो जब वो ए इसकी सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन का। तो देख लो, इसको क्या करना अपन को, सबसे पहले सिमेट्रिक का मतलब बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज लो। तो रिवर्स करते हुए चलो तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये अपने पास आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी। यदि देखो, यदि एसिमेट्रिक होता है, इफ ए इज सिमेट्रिक, यदि एसिमेट्रिक होता है इसका मतलब क्या होगा कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के इक्वल। और यदि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए बी। इसका मतलब देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। क्लियर? और यदि इफ ए इज स्क्यू, इसका मतलब क्या हो गया? ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस ए के। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी माइनस एन आ जाएगा। तो मतलब माइनस टाइम्स आ गया, तो ये देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए बी क्या हो जाएगा? स्क्यू। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लो। टाइम देखना पड़ेगा।
let A and B be symmetric matrices of same order. Same order, then prove that. Then prove that. सबसे फर्स्ट है A plus B asymmetric matrix. इस टाइप का क्वेश्चन प्रूफ वाला बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान होना, क्योंकि अपन को बोर्ड में भी 75 से अबव लाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। सेकंड देखो, ए बी प्लस बी ए को अपन को प्रूफ करना है एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपन को प्रूफ करने हैं। तो कुछ नहीं है, बस खुद से करो, हो ही जाएंगे। यदि a प्लस बी को अपन को सिमेट्रिक प्रूफ करना है और इसमें बोल दिया कि a और b क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, मतलब a ट्रांसपोज a के इक्वल है और b ट्रांसपोज b के इक्वल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो मतलब a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, और दिख रहा होगा कि a ट्रांसपोज a के इक्वल है तो a प्लस बी के इक्वल ही आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट, सेकंड ए बी प्लस बी है, का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या है, बी है, और ए का ट्रांसपोज ए है, प्लस ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी है। तो ये क्या आ गया, ए बी प्लस बी है। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सेम ही आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड देखो, ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी है का ट्रांसपोज क्या जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये हो गया बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, सही, माइनस ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज अपन को पता है बी है, ए का ट्रांसपोज ए है, माइनस ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ए बी माइनस बी ए बन गया, जो कि इसके माइनस टाइम्स है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इसक्यू। नोट कर ही लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
if a equals to 1 minus 2 3 1 minus 1 2 and b equals to 1 y minus x minus 1 x 1 2 such that a be symmetric matrix. एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि ए बी सिमेट्रिक है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में अपन एडजॉइंट की बात करेंगे, उसके बाद में अपन इनवर्स मैट्रिक्स की बात करेंगे। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले एडजॉइंट देखेंगे, फिर एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर इनवर्स करेंगे, इनवर्स के बाद में क्वेश्चंस करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में अपना मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल। तो साथ साथ चलेंगे तो सब चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी, ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, और इस बार तो थोड़ा बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है, नीट वालों के साथ मोस्टली बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है। अब उसको अपन क्या ही कर सकते हैं, यदि सरकारी ऐसी हो तो अपन कुछ नहीं कर सकते। फिर यदि जो झुकने के लिए तैयार ही नहीं, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता, तो अब उसको हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ। जिस बच्चे का सिलेक्शन होना था वो तो बहुत दूर रह गया। मतलब इस बार 655 पे आई थिंक सीट मिलेगा, उससे पहले सीट मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो एक साथ इतना जंप, और 67 बच्चे हैं, 720 आउट ऑफ 720, अचानक इतना बहुत गलत हो रहा है। बस कोशिश करते रहो, सब ठीक हो ही जाएगा, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में देगा, जो भी फैसला देगा। बस अपनी प्रिपरेशन जारी रखना, प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना। ठीक है, हो सकता है कि वो कभी भी एग्जाम करवा ले, लेकिन प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना। ठीक है, तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट यदि वापस से नीट करवाता है तो भी बच्चों का नुकसान हो सकता है, और यदि नहीं करवाता है फिर भी बच्चों का नुकसान हो सकता है। इसमें क्या है कि यदि नीट दोबारा होता है तो जो बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया अपनी मेहनत से, तो उनके पास तो आई थिंक 1 महीना या वो 15-20 मिनट दे एग्जाम के लिए, और ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो 15-20 दिन में इतना तैयार नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना पूरा सिलेबस देख रहे हैं इतने से दिनों में, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जिन बच्चों का नीट दोबारा नहीं होगा उनके लिए भी फिर सही नहीं है, इसलिए दोनों पक्ष ही थोड़े डेंजर से लग रहे हैं मेरे को। तो आई थिंक थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जहाँ जहाँ पे चीटिंग हुई है वहां पर थोड़ा सीबीआई या अपनी जो भी एजेंसी है अपने देश की, उनको अच्छे से इंक्वायरी करना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे पेपर मिला है या पेपर लीक हुआ है उन सेंटर्स की एग्जाम दोबारा करवानी चाहिए। पूरे बच्चों की एग्जाम वापस करवाना तो आई थिंक उन बच्चों के लिए नुकसान हो जाएगा जिन्होंने अच्छे से पेपर किया, और यदि वापस नहीं करवाया तो उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जिन्होंने थोड़ा सा स्कोर कम रह गया और चीटिंग वजह से बहुत से लोग आगे निकल गए। तो मेरा ये मानना यह है कि पेपर जिन सेंटर्स पे से संभावना है कि यहाँ पे पेपर में
गड़बड़ी हुई है तो वहीं पे सेंटर पे आई थिंक जांच करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और वहीं पे पेपर दोबारा करवाना चाहिए, मेरा मानना ये है। और अब बहुत सीनियर सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं तो वो तो अपने हिसाब से देखेंगे कि वो क्या करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपके फेवर में जो भी फैसला आएगा वो आपके फेवर में आएगा। और बस मतलब प्रिपरेशन जारी रखना, प्रिपरेशन को मत छोड़ना, ऐसा भी हो सकता है कि पेपर भी दोबारा हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक प्रिपरेशन जारी रखना, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। ए और बी सच दैट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी का प्रोडक्ट निकालो। ए बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या देगा 1 - 2x, ये हो जाएगा 1 y - x -2 -1 -4 -5 3 प्लस x, ये आ जाएगा 3y -3x +1, फिर आ जाएगा -3 +2 -1, फिर ये आएगा -1 + 2x, फिर ये आ जाएगा x - y +2, फिर ये आ जाएगा -1 +4 5। देखिए ये सिमेट्रिक है तो ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, उन पर कोई कंडीशन नहीं है, तो ये इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया x - y +2 = -1, दूसरी इक्वेशन बन गई -1 + 2x = -5, तो यहाँ से आएगा 2x = -4, तो x = -2, -2 यहाँ पे रख दो तो -2 - y +2 = -1, तो y = 1, तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 1 देके इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 3 - 2 1 1 - 2 +3 3 - 2 1, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब x की वैल्यू -2 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। लास्ट प्रॉब्लम देखो, एक्सप्रेस a equals to 3 5 1 - 1 a as a sum of symmetric and symmetric matrices, मतलब उसको सम के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो आप देख लो इस क्वेश्चन को, या खुद से भी बना सकते हो। कैसे, मैंने अभी पॉइंट लिखवाया था कि यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a + a ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a - a ट्रांसपोज बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ये वाला पोर्शन होता है सिमेट्रिक का और ये वाला पोर्शन होता है इसके सिमेट्रिक, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये निकाल लो, तो a क्या है 3 5 1 - 1 प्लस 3 5 1 - 1 बाई 2 प्लस 3 5 1 - 1 माइनस 3 5 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इनको ऐड करो, 3 3 6 6 5 + 1 6
156 है, ये हो जाएगा -2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू क्या बन रहा है 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 - 4 और ये -1 + 1 0। क्लियर। इसको 2 से डिवाइड कर दो और उसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास जो ए बनेगी वो आ जाएगी वो बनेगी 3 3 3 -2 और ये बनेगी 0 2 -2 और 0। ये हो गई स्क्यू और ये हो गई सिमेट्री। क्लियर। यही अपन को निकालना था। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे एडजॉइंट की, फिर एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर उसके बाद में अपन मैट्रिसेस का इनवर्स की बात करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस देखेंगे उनसे रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि सब चीजें समझ में आ रही होंगी और यदि कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो तो आप अच्छे से देखिए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और बस प्रैक्टिस करते रहिए। जो जो मैं क्वेश्चंस क्लास में करा रहा हूँ उनको लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में एक बार बिना सॉल्यूशन देखे एक बार जरूर खुद से करना। ठीक है। फिर उसके बाद में अपना डीपीपी या मटेरियल जो भी हो उसको करना, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं और फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।